बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 16 कवर करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है 16 बिट ALU। तो ALU का मैंने आपको बताया था, आपने इसका स्टैंड फॉर याद करना है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका स्टैंड फॉर है। अब 16 बिट ALU बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 4 बिट के ALU को आपस में कंबाइन करते हैं, जिससे हमारा 16 बिट जो ALU है वो क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका फर्स्ट 4 बिट ALU है, ये आपका सेकंड 4 बिट ALU है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमने 4 बिट ALU को आपस में कंबाइन करके जोड़ के हमने 16 बिट जो ALU है वो क्रिएट किया। अब यहाँ पे जो भी आपका 4 बिट ALU है, उसकी जो भी कैरी आउट जनरेट होगी वो आपके नेक्स्ट जो 4 बिट ALU है उसके कैरी इन को मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो वर्क करता है। बाकी इसको ज़्यादा डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका जो MCQs था मेन वो आपने कवर करना है। 16 बिट ALU कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको अभी भी शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि आप 4 बिट के ALU को अगर कंबाइन करें तो आपके पास 16 बिट ALU बन जाता है। बाकी ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जब आप मल्टीपल जो सर्किट्स हैं जब उनको आपस में कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे प्रोपोगेशन, कैरी प्रोपोगेशन जो है वो क्रिएट होती है, जनरेट होती है। उसको ठीक करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे फिर एक डिवाइस ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं लुक अहेड कैरी जनरेटर। ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारी वर्किंग करते हुए पहले ये चेक कर लेता है कि यहाँ पे कैरी जनरेट होगी कि नहीं होगी। इससे फिर क्या होता है, आपकी जो कैरी प्रोपोगेशन है वो जो है ना अक्कर नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली बस छोटा सा कंसेप्ट था। तो इसको आपने बस इतना ही करना। जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी लाइफ के व्यू से भी, तो वो मैं इतना डिटेल से नहीं बताता आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये भी उसी का सर बता रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक इस लेक्चर के अंदर यहाँ से शुरू होता है, कंपेरेटर्स। अब ये कंपेरेटर्स क्या होते हैं? कंपेरेटर्स बेसिकली दोस्तों ऐसे सर्किट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे दो बाइनरी क्वांटिटीज़ को जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें आउटपुट जनरेट होती है वो 3 तरह की हो सकती है। या तो आपकी फर्स्ट जो क्वांटिटी है, बाइनरी वैल्यू है, वो सेकंड बाइनरी वैल्यू के बराबर होगी, या आपकी फर्स्ट जो वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से ग्रेटर यानी बड़ी होगी, या थर्ड आउटपुट ये हो सकती है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू थी वो सेकंड वैल्यू से छोटी होगी। तो ये 3 पॉसिबल जो है वो आउटपुट जनरेट हो सकती हैं जब आप किसी भी 2, 3, 4 बाइनरी क्वांटिटीज़ को आपस में क्या करते हो, कंपेयर करते हो, ठीक है। और ये काम जो कंपैरिजन का ये कौन करता है, कंपैरेटर करता है। और ये कंपैरेटर बेसिकली एक सर्किट है। अब कंपैरेटर का यहाँ पे सर ने डिफरेंट जो है वो हमें सर्किट्स ड्रा करके दिए हुए हैं। अब ये पेपर के अंदर बेसिकली आपको ये सर्किट किस तरह से आएंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर सर सर्किट बनाने के लिए कहेंगे तो वो बेसिक सर्किट होंगे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक है। या वो सर्किट इस तरह के होंगे कि सर ने आपको एक एक्सप्रेशन दी होगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक एक्सप्रेशन दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि इसका सर्किट ड्रा करो। तो वो एक्सप्रेशन देखकर सर्किट बनाना तो बहुत ही ईजी है ना, वो मैंने आपको कल लेक्चर में भी करके दिखाया था थोड़ा सा। और उसके बाद अगर सर आपको मान लो जैसे ये एक सर्किट है, अब इस सर्किट के अंदर सर क्या करेंगे, सर आपको ये सर्किट देंगे और इसकी कहेंगे वर्किंग बताओ मुझे, मतलब इसके ऊपर लेबल करो अपनी वर्किंग। तो जैसे अभी मैं इसके ऊपर लेबल करके दिखाऊंगा ना आपको वर्किंग, वैसे ही सेम एज इट इज़ आपने भी लेबल करके तो उसका स्क्रीनशॉट लेके पेपर पर लगाओगे तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फर्स्ट ये कि सर आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दे सकते हैं और कह सकते हैं इसका जो सर्किट है वो ड्रा करो, तो बूलियन एक्सप्रेशन को देखकर सर्किट बनाना इजी है। सेकंड ये कि आपको सर्किट दिया जाएगा इस तरह का और कहा जाएगा कि इसको इसकी वर्किंग बताओ विद एनी वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो 200 सर्किट है, ये अगर पेपर में आपको मान ले दिया जाता है, और ये सर्किट किसका है, ये सर्किट बेसिकली एक ऐसा सर्किट है जो आपको ये बताएगा कि आपकी जो फर्स्ट इनपुट है यानी ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, बी की वैल्यू यानी सेकंड इनपुट से आपकी। तो ये वो सर्किट है। अब इसके अंदर आउटपुट जब 1 होगी ना, तो इसका मतलब है आपकी जो फर्स्ट इनपुट थी वो ग्रेटर थी सेकंड इनपुट से। और अगर इस सर्किट की आउटपुट 0 होती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो फर्स्ट इनपुट थी वो क्या थी, वो ग्रेटर नहीं है आपकी सेकंड इनपुट से। अब यहाँ पे कोई मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें ज़रा मुझे कितनी कितनी जो है ना बिट्स चाहिए। देखें एक बिट आपको ना किसी भी एक इनपुट के ऊपर हमें सिंगल बिट चाहिए होती है। तो 1 2 3 4, तो मतलब मुझे इनपुट 1 की 2 बिट्स चाहिए,
मतलब एक A1 के लिए और एक A0 के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो ये जो A है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इनपुट 1 को, और ये जो B है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इनपुट 2 को। तो मान लो मेरे पास जो फर्स्ट इनपुट है वो है 0 1, और जो मेरे पास सेकंड इनपुट है वो है 0 और 0, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट इनपुट के मैंने दो बिट्स लिखी है ना, ये बेसिकली ए को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ए को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बिट है, दो बिट्स है ना ए की, तो इसमें जो फर्स्ट बिट है वो आप A1 की जगह पे लिखोगे, और ये जो सेकंड बिट है 1, इसको आप A0 की जगह पे लिखोगे। इसी तरह ये जो नेक्स्ट दो बिट्स हैं जो कि इनपुट 2 है, ये बेसिकली आपकी बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब यहाँ पे जो ये सेकंड इनपुट के अंदर फर्स्ट बिट है, ये आपकी B1 के अंदर लिखी जाएगी, और ये जो सेकंड बिट है ये आपकी B0 की जगह पे लिखी जाएगी। तो फटाफट से मैं फिल करता हूँ। तो एक 0 की जगह पे फर्स्ट बिट ये वाली 0 ऐसे मैंने लिख दी। उसके बाद यहाँ पे A0 की जगह पे क्या आएगा? ये वाली सेकंड बिट 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट B के लिए ये फर्स्ट बिट B1 की जगह पे लिखूंगा मैं 0, ये वाली फर्स्ट बिट। अब ये जो सेकंड बिट है 0, ये मैं B0 की जगह पे लिखूंगा 0। अब इनको आप कंप्लीट करो। तो कंप्लीट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे सके। चलें जी, अब देखिएगा जरा गौर से जल्दी समझिएगा। अब देखिए ये जो 0 इनपुट है, ये इस वायर के साथ होते हुए यहाँ तक पहुँचेगी, मतलब इस गेट पे हमें मिलेगा 0। सॉरी, यहाँ पे 0 आना था, तो हमें इस गेट पे क्या मिलेगा? एक मिनट रिमूव करके दोबारा लिख लेता हूँ। ओके जी, तो हमें ये जो इनपुट है इस वायर के थ्रू यहाँ मिलेगा 0, ठीक है। उसके बाद ये जो वायर है ऐसे नीचे नीचे जाकर कहाँ और मिल रही है? ये अटैच हो रही है इस गेट के साथ यहाँ पे, तो यहाँ मतलब 0 मिलेगा। उसके बाद ये जो B1 है, इसकी दो इनपुट हैं, ये देखें यहाँ से वायर जाती हुई, यहाँ से देखें ये डॉट के साथ कनेक्ट होकर मतलब ऊपर भी आ रही है और नीचे भी आ रही है। तो मतलब यहाँ से ये जो 0 है यहाँ से होता हुआ ऐसे गया, और ये नॉट गेट ने इस 0 को क्या बना दिया? 1, तो मतलब यहाँ पे मिलेगा 1। उसके बाद ये 0 जब यहाँ से होता हुआ इस नॉट गेट के पास पहुंचा, इसने भी इसको क्या बना दिया? 1 बना दिया, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। उसके बाद ये जो A0 है, इसकी ये जो 1 इनपुट है, ये यहाँ से ऐसे होती हुई इस वायर के थ्रू यहाँ पे पहुंचेगी, मतलब यहाँ पे मिलेगा 1। और उसके बाद यही सेम इनपुट यहाँ से होती हुई ऐसे इस वायर के थ्रू यहाँ पे पहुंचेगी, मतलब यहाँ पे भी मिलेगा हमें 1। उसके बाद ये जो B0 की इनपुट है, यहाँ से होते हुए इन दोनों नॉट गेट को मिलेगी, तो नॉट गेट इस 0 को क्या बना देगा? 1, तो वो 1 यहाँ पे भी मिलेगा 1 इस नॉट गेट के थ्रू, और इस नॉट गेट के थ्रू यहाँ भी मिलेगा 1। अब इनको आपस में कैलकुलेट करें, तो ये एंड गेट है, एंड गेट आपको पता है मल्टीप्लाई करता है, अगर एक भी 0 तो आउटपुट 0 होती है। तो याद, ये एंड गेट के पास 0 × 1 जो आया 0, तो मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा 0। उसके बाद ये एंड गेट क्या आउटपुट जनरेट करेगा? देखो इसके पास 3 इनपुट है। अब ये तीनों इन इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो तीनों इनपुट 1 1 1, तीनों को मल्टीप्लाई किया जो आया 1, तो मतलब यहाँ पे आउटपुट 1 मिलेगी। उसके बाद इस गेट को अगर हम देखें तो इसकी एक आउटपुट 0, तो ये आउटपुट हमें 0 देगा, क्योंकि एंड गेट है, एंड गेट में एक भी इनपुट 0 आउटपुट 0। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये जो आर गेट है, इसकी 3 इनपुट है 0 1 0, तो आपको पता है आर गेट प्लस करता है, तो जब इस तीनों इनपुट को प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 1, क्योंकि आपको पता है एक आर गेट के अंदर अगर एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। अब देखो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो देखो आपकी जो फर्स्ट इनपुट थी वो क्या थी? 0 1, जो सेकंड इनपुट थी वो थी 0 0। अब देखो 0 1 जो है ग्रेटर होता है 0 0 से, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आना चाहिए था ए, यानी ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? बी से। और ये देखें यहाँ पे आंसर क्या है? 1, तो जिसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक सर्किट बना हुआ है। इसी तरह दूसरा एक सर्किट है, ये देखें ये सर्किट क्या कर रहा है? ये सर्किट बेसिकली आपको आउटपुट तब 1 देगा जब आपकी ए और बी की वैल्यू क्या होंगी? बराबर होंगी, सेम एज इट इज। अच्छा ये देखें, जो मैंने आपको सॉरी एक चीज़ बताई थी, ये देखें जैसे मैंने लेबल किया ना विद 1 एग्जाम्पल, ये मैंने लेबल करके दिखाया कि ये कैसे वर्क करेगा पूरा प्रॉपर। इसी तरह आपने पूरा लेबल करना है इसको, वर्किंग ऐसे करके MS पेंट के ऊपर पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा लो, फिर आप MS पेंट के ऊपर पेंसिल के साथ उसके ऊपर पूरी वर्किंग ड्रा करो जैसे मैंने ड्रा की है। फिर जो आप फाइनल जब उसकी आउटपुट आ जाएगी, मतलब ऐसे जैसे मैंने आउटपुट आई है, इसका लो स्क्रीनशॉट और इसको पेपर में पेस्ट कर दो। तो इस तरह आपको पेपर में ये जो है ना इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ये भी एक सर्किट है, इस सर्किट को भी आप जो है सेम एट इज ऐसे इंप्लीमेंट करोगे। यहाँ पे जो है अब 4 इनपुट सेम वही, दो इनपुट होंगे आपकी, फर्स्ट इनपुट के अंदर दो बिट्स होंगे और सेकंड इनपुट के अंदर भी 2 बिट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ए है A1 A0 ये बेसिकली एक इनपुट है आपकी, इनपुट 1 जिसकी 2 बिट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मान लो 0 एंड 0, फिर दूसरी वैल्यू पे 0 और 0। अब आपकी फर्स्ट जो इनपुट है उसमें भी 2 बिट है, तो ये फर्स्ट बिट जो है A0 की जगह पे लिखूंगा, फिर सेकंड बिट भी A1 की जगह पे और फिर A0 की जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट 2 बिट यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0। अब जल्दी करूँगा क्योंकि मैं जो ऊपर वाला सर्किट है वो मैंने आपको अच्छे समझा दिया। सेम एट इज नीचे वाला भी होगा, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे देखें कोई वर्किंग, ये देखें अब ये जो इनपुट है A1 की, ये यहाँ से होती है कहाँ मिलेगी भला? ये सबसे पहले इस नॉट गेट के थ्रू यहाँ मिलेगी, और ये 0 जो कन्वर्ट हो जाएगा इस नॉट गेट के थ्रू 1 में। उसके बाद ये यहाँ से होते हुए नीचे जाएगी, यहाँ मिलेगी,
यहाँ पे नॉट गेट में भी ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यही सेम इनपुट यहाँ मिलेगी, तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगी, ये डायरेक्ट है तो यहाँ पे 0 मिलेगी क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट नहीं लगा हुआ। उसके बाद लास्ट टाइम ये यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे भी ये 0 ही मिलेगी। तो अगर दोस्तों आप गौर करो तो आपको पता है ना एंड गेट के अंदर अगर एक भी इनपुट क्या हो जाए 0 हो जाए तो आउटपुट 0 होती है। तो यहाँ पे देखें एक इनपुट भी अगर 0 आ गई, बाकी हमें इनपुट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक भी इनपुट आ गई 0 तो यहाँ पे आउटपुट 0 है, यहाँ पे भी आउटपुट 0 है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, अब सेकंड अगर मैं देखूँ अब ये देखो, ये जो इनपुट है ये A0 की, ये यहाँ से ऐसे होती हुई यहाँ पे आएगी, ठीक है। जब यहाँ पे आएगी तो ये इसको क्या नॉट गेट 0 की क्या बना देगा 1, तो यानी यहाँ पे मिला 1। उसके बाद आप इसकी बात कर रहे हो तो B1 की ये 0 इनपुट जो है यहाँ से होते हुए वैसे नॉट गेट के थ्रू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे मिलेगा 1। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला लाइन बार है, तो ये बेसिकली किसकी है, ये B0 की है, तो B0 की आउटपुट 0 नॉट गेट के थ्रू 1 में कन्वर्ट होगी, यहाँ पे मिलेगा 1। तो अब देखो इस एंड गेट की आउटपुट क्या है 1, तमाम 1 हमारी देखो 1 1 1 एंड 1, तो इसकी आउटपुट 1 आ जाएगी फाइनली। अगर मैं इस एंड गेट की बात करूँ, इन दोनों की तो अब करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसकी एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0, बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इनपुट तो 1 होगी, उसके बाद ये सेकंड इनपुट कहाँ से मिल रही है, ये यहाँ से मिल रही है हमें जो कि 0 है, तो यहाँ पे देखो 0 आ गया। अब आपको पता लग गया, देखो 1 और मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो ये जवाब 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या फाइनल आउटपुट आई है, यहाँ पे इनपुट है 1 0 0 0, इन सबको आपस में आर गेट के थ्रू प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 1, और ये देखो हमारा जवाब 1 ही आना चाहिए था। देखो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या बराबर है आपस में, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों आपने वर्किंग पेपर में भी करनी है। देखो कितना इजी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करते हो और केयरफुली उन वैल्यूज को, अगर नॉट गेट हो तो वो इनपुट कन्वर्ट हो जाती है, 0 हो तो 1 हो जाती है, 1 हो तो 0 हो जाती है, और अगर वो इनपुट जाते जाते अगर नॉट गेट ना लगाओ तो फिर वो इनपुट डायरेक्ट मिलती है उस वायर के ऊपर, ठीक है। सेम एट इज नीचे वाला सर्किट भी है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए लेस देन बी, क्योंकि मतलब यहाँ पे आप जो भी दो इनपुट दोगे अगर पहली इनपुट लेस होगी दूसरी इनपुट से तो यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर 0 आएगा, ठीक है। वो भी आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि मेन चीज़ आपको करनी थी वो आपने कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों गौर करने वाली बात ये है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ओहो एक मिनट, अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो अब ऊपर दोस्तों जो आपने ये सर्किट पढ़े हैं ना, इनमें क्या हो रहा है, इनमें आपकी फर्स्ट इनपुट के अंदर भी 2 बिट्स हैं और सेकंड इनपुट के अंदर भी कितनी बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एक इनपुट के अंदर 4 बिट्स हों तो फिर आप कैसे करोगे, उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, उसके लिए फिर हम अपने 2 बिट के जो 2 सर्किट है ना उनको आपस में जोड़ देते हैं। देखो ये फर्स्ट 2 बिट का सर्किट और ये सेकंड 2 बिट का सर्किट, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो टोटल बिट कितनी होगी 4, 2 इसकी 2 इसकी, तो 4 बिट इसको हम एज इनपुट देंगे और 4 इसको, तो टोटल कितनी होगी 8 बिट्स होगी। तो यहाँ भी यही बेसिकली वो कह रहा है कि अगर मान लो आपने 4 बिट फर्स्ट इनपुट में और 4 बिट सेकंड इनपुट में हो तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, 2 बिट के 2 सर्किट को आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो ये भी मैं फटाफट से करके दिखा देता हूँ आपको। तो पहले मैं ऊपर टेबल सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, ये देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको पहले, ओहो ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपकी इनपुट के अंदर 4 बिट्स हो ना तो ये कंपेयर टू के लिहाज से करता है, ये कंपेयर टू बिट्स के लिहाज से करता है। कैसे बोला, देखो सबसे पहले अगर मैं इस रो की बात करूँ तो इसमें देखो एक इनपुट में कितनी बिट्स हैं 4, तो पहले ये इन 2 बिट को पकड़ेगा और इन फर्स्ट 2 बिट को इस बी की फर्स्ट 2 बिट से कंपेयर करेगा। तो देखो ए की फर्स्ट 2 बिट 11 है और बी की फर्स्ट 2 बिट 0 1 है। अब देखो 11 0 1 से ग्रेटर होता है, यहाँ देखो आंसर ए ग्रेटर देन बी आ गया। अब ये जो फर्स्ट है ना, ये जो आउटपुट है कंपेरेटर एम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली आपकी फर्स्ट 2 बिट कंपेरेटर के आउटपुट को, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपकी जो आउटपुट सेकंड 2 बिट है ए की वो क्या 0 1, और यहाँ पे बी की सेकंड जो 2 बिट है वो क्या है 0 1, देखो सॉरी 11, तो यहाँ पे देखो 0 1 जो है वो क्या है, लेस है किससे 11 से। लेकिन यहाँ पे ये आंसर ग्रेटर क्यों दे रहा है हमें हमेशा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फाइनल अगर आप ओवरऑल देखो तो ये देखो जरा 1100, ये पूरी अगर आप वैल्यू देखो 1101 और यहाँ पे क्या है 0 1 11, तो ये तो एक अनपढ़ बंदे को भी आप पूछोगे ना कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, तो आपको ये बताएगा कि 1101 जो है ग्रेटर होता है 0 1 11 से। तो यही वजह यहाँ पे इसने फाइनल ए की हमें आउटपुट दिया, वो है जी ए ग्रेटर है बी से, क्योंकि उसने फर्स्ट दो बिट कंपेयर करके ये जज कर दिया था कि ये ए की वैल्यू जो है बड़ी है बी की वैल्यू से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसी तरह देखो यहाँ पे देखो अब ए की वैल्यू है 0 1
10 और बी के पास वैल्यू है 1011। अब देखो इसके सबसे पहले दोनों की दो बिट कंपेयर होंगी, तो इसकी फर्स्ट 2 बिट है 01, इसकी फर्स्ट 2 बिट है 10। अब देखो इसकी फर्स्ट 2 बिट जो है छोटी हैं इसकी फर्स्ट 2 बिट्स, लिया था उसने फाइनली डिसीजन ले लिया कि सारी बात अगर फर्स्ट 2 बिट ही छोटी हैं और सेकंड इनपुट की सेकंड 2 बिट फर्स्ट 2 बिट जो है वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब है आपकी जो ए की वैल्यू है वो ओवरऑल जो है वो लेस है बी की वैल्यू से। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम इसकी फर्स्ट 2 बिट पकड़े और इसकी फर्स्ट 2 बिट पकड़े, दोनों दोनों बिट्स यहाँ बराबर हैं, तो ये देखो इसका मतलब है अगर फर्स्ट 2 बिट दोस्तों बराबर होना है, इसका मतलब है फर्स्ट कंपैरेटर जो है उसने हमें आउटपुट क्या दिया है कि ए की वैल्यू बराबर है बी से, लेकिन अभी ये फर्स्ट 2 बिट की आउटपुट है, सेकंड 2 बिट की आउटपुट नहीं आई। अच्छा, ये सेकंड 2 बिट की आउटपुट कब कंपेयर करता है, जब आपकी फर्स्ट 2 बिट जो है वो इक्वल हो। अगर दोस्तों आपकी फर्स्ट 2 बिट जो है वो ग्रेटर हो या लेस हो तो फिर ये सेकंड 2 बिट चेक नहीं करता, जैसे उसने देखो ऊपर वाली इस एग्जांपल में किया कि इसमें देखो जैसे फर्स्ट 2 बिट चेक की तो अगर उसने नेक्स्ट 2 बिट कंपेयर ही नहीं की, उसने एक फाइनल डिसीजन ले लिया कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से। ऐसे इस सेकंड एग्जांपल के अंदर भी उसने क्या किया, फर्स्ट 2 बिट कंपेयर की हैं, तो इसमें क्या हुआ कि आपकी जो ए की फर्स्ट 2 बिट थी वो लेस थी, तो उसने फ़ौरन से डिसीजन ले लिया कि ए की वैल्यू छोटी है बी से। लेकिन अगर दोस्तों आपकी ये थर्ड एग्जांपल हम देखें तो इसमें देखो कि आपकी फर्स्ट जो 2 बिट है ए और बी की वो दोनों बराबर हैं। तो अगर दोस्तों आपकी फर्स्ट 2 बिट बराबर हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दो डिसीजन लेते हैं, एक डिसीजन फर्स्ट 2 बिट के लिए और एक डिसीजन सेकंड 2 बिट के लिए। फर्स्ट 2 बिट अगर देखें तो वो बराबर है, इसलिए हमने कह दिया फर्स्ट डिसीजन क्या था कि ए की वैल्यू बी के बराबर है। और सेकंड डिसीजन जो कि सेकंड आपका 2 बिट कंपैरेटर है, उसने कहा कि जो सेकंड 2 बिट है वो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, तो मतलब 11 ग्रेटर होता है 10 से, तो सेकंड डिसीजन क्या है कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से। तो मतलब यहाँ पे दो आउटपुट आएंगी आपकी, दो आउटपुट कब आती हैं, जब आपकी फर्स्ट 2 बिट जो है दोनों इनपुट के अंदर क्या हो, सेम हो यानी बराबर हो, तो फिर आपकी दो आउटपुट जो है वो जनरेट होती हैं। ठीक हो गया। तो अब यही चीज़ मैं यहाँ पे नीचे सर्किट में आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे किसी भी एक एग्जाम्पल को पकड़ते हैं और प्रूव करते हैं कि वाकई जैसे सर ने हमें बताया कि अगर ये ऊपर वाली दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करें तो हमारे पास आउटपुट जो है सिर्फ एक आएगी, और अगर हम नीचे वाली एग्जाम्पल सॉल्व करें तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 2 आएंगी। तो हम मालूम है इस थर्ड वाली एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, जिसमें हमारे पास दो आउटपुट आ रही हैं। फर्स्ट कंपेरेटर जो है उसकी आउटपुट आ रही है ए इक्वल टू बी, एंड सेकंड जो कंपेरेटर है उसकी फाइनल आउटपुट आ रही है ए ग्रेटर बी। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो उसके लिए हमारे पास ये इनपुट होनी चाहिए, तो हमारे पास जो इनपुट है ए की वो है 0 0 1 1। अब ए की बार्स कहाँ कहाँ है, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, एक ये, तो इनको पुट करो तरतीब के साथ 0 0 1 1। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ए 0, सेकंड ए की वैल्यू भी 0, थर्ड ए 1 और फोर्थ ए भी 1। उसके बाद नेक्स्ट बी की 4 बिट्स कौन सी हैं, 0 0 1 0 0 0, तो तरतीब से लिख लो 0 0 1 और 0। अब इनको सॉल्व करो। अब देखो ये जो फर्स्ट 2 बिट कंपैरेटर ना, ये बेसिकली क्या चेक करेगा, ये बेसिकली आपकी इन दो जो बिट है ना ए की, इनको कंपेयर करेगा इस बी की 2 बिट्स के साथ और फिर आंसर देगा। अब देखो इस 2 बिट कंपैरेटर ने चेक किया कि ए की जो 2 बिट हैं 0 0 वो बराबर हैं बी की 2 बिट 0 0 के। तो अगर दोस्तों आपको मैंने बताया था अगर दोनों बिट बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी इन दोनों जगह पे 0 0 आ जाएगा, क्योंकि इस 2 बिट कंपैरेटर ने बताया कि ए की जो इन टू बिट्स हैं वो बी की 2 बिट्स के बराबर हैं। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ए लेस देन 0 की जगह पे लेस देन बी की जगह पे 0 और ए ग्रेटर देन बी की जगह पे भी 0। उसके बाद अगर हम नीचे वाले कंपैरेटर को सॉल्व करें तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ए की जो फर्स्ट 2 बिट है वो है 11 और बी की फर्स्ट 2 बिट जो है वो सॉरी सेकंड 2 बिट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए की बिट्स हैं 1 1 मतलब 11, और इसकी 2 बिट है 1 0 मतलब 10। तो 11 जो है वो ग्रेटर होता है बी की इस वैल्यू 1 0 यानी 10 से। तो इसका मतलब यहाँ पे इस 2 बिट कंपैरेटर ने बताया कि ए की जो 2 बिट्स हैं वो ग्रेटर हैं बी की 2 बिट से। तो यहाँ पे यानी अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो यहाँ पे ए ग्रेटर बी की जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी इन दोनों की जगह पे 0 0 आ जाएगा। तो अगर दोस्तों आप गौर करो तो ये देखो ज़रा, आपकी फर्स्ट 2 बिट कंपैरेटर ने आंसर क्या दिया, ए इक्वल टू बी, और यहाँ पे देखो फर्स्ट ये जो कंपैरेटर है उसका नाम क्या, कंपैरेटर एम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरेटर एम, उसने आउटपुट क्या दी थी, ए इक्वल टू 0, ये देखो सेम आउटपुट आया इक्वल टू 0 और सॉरी ए इक्वल टू बी। और दूसरा जो कंपैरेटर था जिसका नाम उसने एल रखा हुआ है, उसने क्या आउटपुट दी थी बोला, उसने हमें आउटपुट दी थी कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर है बी से। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है बी से। देखो एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो आउटपुट आई है। अब फाइनल आउटपुट निकालनी है, तो अगर हम ओवरऑल आउटपुट देखें, मतलब इन चारों बिट को अब कंपेयर करें इन 4 बिट के साथ, तो ओवरऑल अगर गौर करें तो ओवरऑल इस ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है। तो मतलब कहने का ये है
कि इस फर्स्ट 2 बिट की आपने फर्स्ट 2 कंपैरेटर की आउटपुट तो आपने निकाल ली, बिल्कुल ठीक। अब हमारे पास ये जो फाइनल आउटपुट है ये क्या आनी चाहिए, ए ग्रेटर बी। तो देखते हैं क्या ये आती है कि नहीं आती। अब देखो जरा, सबसे पहले इस वायर के थ्रू ये जो जीरो है, ये जो ए ग्रेटर देन का जीरो है, ये यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ये जो वायर है यहाँ से कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो पहले हम इस एंड गेट को यूज सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस एंड गेट के अंदर 2 इनपुट है। फर्स्ट इनपुट आपको यहाँ से मिल रही है, यहाँ से ए इक्वल टू बी, तो एक इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 जो है यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद इसकी सेकंड इनपुट यहाँ से मिल रही है ए ग्रेटर देन बी जो कि 1 है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। उसके बाद ये एंड गेट जो है यहाँ से इसकी एक इनपुट हमें मिल रही है यहाँ से ऊपर से, जो कि ए इक्वल टू बी मतलब 1 है, यहाँ पे हमें मिलेगा 1, ठीक है। और इसकी सेकंड जो इनपुट है वो यहाँ से मिल रही है जो कि 0 है, यहाँ से 0 लगा देंगे। उसके बाद इसकी फर्स्ट इनपुट हमें क्या मिल रही है 1, ऊपर से 1 मिल रही है, और इस वायर के थ्रू इसकी आउटपुट मिल रही है हमें 0। अच्छा जी, अब इस एंड गेट को सॉल्व करो। इस एंड गेट की दोनों इनपुट 1 है, तो मतलब आउटपुट आउटपुट इस वायर के थ्रू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अभी इस एंड गेट की एक इनपुट 1 एक इनपुट 0, तो आउटपुट क्या आएगी 0, क्योंकि एंड गेट है मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ यानी यहाँ पे फाइनल आउटपुट 0 आ जाएगी। उसके बाद ये एंड गेट भी हमें आउटपुट 0 देगा, यानी इस पॉइंट के ऊपर 0 देगा। और अगर हम इस आर गेट की ये वाली इनपुट चेक करें तो ये हमें क्या मिल रही है 0, मतलब यहाँ से ए लेस देन 0 की वैल्यू, ए लेस देन बी की वैल्यू क्या 0, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। अब देखो ये जो आर गेट है, अगर उसकी एक भी इनपुट 1 हो तो क्या आउटपुट आती है 1, तो यहाँ देखो 0 प्लस 1 जो आया 1, 0 प्लस 0 जो आया 0। तो यहाँ पे देखो जो फाइनल आउटपुट आई है वो क्या आई है ए, यहाँ पे 1 किसके पास है, ए ग्रेटर देन बी के पास। तो यहाँ देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आया कि अगर फाइनल आउटपुट देखें तो उसने बताया कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो ये देखो मैंने कहा अगर चारों इनपुट को इकट्ठे आप देखो तो ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है। तो ये भी मैंने प्रूव कर दिया। ये देखें इस तरह से ये सर्किट वर्क करेगा। तो ये सर्किट भी अगर पेपर में आपको सर देते हैं तो आप इसको जो इस तरह से सॉल्व करके प्रॉपर तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पेपर पे लगा सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद दोस्तों आता है आइटरेटिव सर्किट बेस्ड कंपैरेटर। कहता है अगर आपने दो बिट्स को कंपेयर करना हो, मतलब ए की वैल्यू ए को बी के साथ और बी को ए के साथ, तो कहता है उसके लिए हम जो है ये भी कर सकते हैं कि आइटरेटिव सर्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आइटरेटिव सर्किट क्या होता है, आइटरेटिव सर्किट ये होता है कि मान लो आपके पास एक प्रोडक्ट है और अगर उसी सेम प्रोडक्ट को आप दोबारा यूज़ करो, यूटिलाइज करो, दिस इज आइटरेटिव। ऐसे यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है, ये देखो आपके पास एक क्या था, ये आपके पास एक सर्किट था और उसी सेम सर्किट को आपने दोबारा रिपीट किया, दिस इज आइटरेटिव। मतलब सेम सर्किट को आपने दोबारा सेम सर्किट के साथ जोड़ दो तो दिस इज आइटरेटिव। आइटरेटिव कहते हैं किसी चीज़ को रिपीट करना, किसी चीज़ को रिपीट करना। तो देखो आपने रिपीट ही तो कर रहे हो, सेम सर्किट को दोबारा रिपीट कर रहे हो, दिस इज आइटरेटिव। अभी ये आइटरेटिव जो सर्किट है दोस्तों, ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा कंपेरिजन करने में कि ए की जो वैल्यू है वो बी से ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। अब ये जो आइटरेटिव सर्किट है ये बेसिकली क्या चेक करेगा, ये हमारी ए की वैल्यू बी की अगर बराबर होगी तो ये हमें 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा, ठीक है। ये बेसिकली वो ये सर्किट है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक मैं करवाता हूँ, बाकी जो नीचे वाले दो हैं जो कि ए लेस देन बी के लिए और ए ग्रेटर देन बी के लिए, वो आप खुद करोगे। चलें एक मैं करवाता हूँ आपकी आसानी के लिए। चलें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओहो अरेजर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो मान मैं कोई दो इनपुट लेता हूँ, कोई सी दो इनपुट लेता हूँ। पहली इनपुट जो है वो मान लो मेरे पास 0 और 0 है, दूसरी इनपुट मान लो 0 0 है। अब देखो ये जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं ये ए के लिए हैं, तो 0 एक ए और A1 भी 0, बी की भी 2 बिट 0, मतलब यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ये 0 का मतलब क्या है, ये 0 बेसिकली इस वायर के थ्रू इस एक्स आर गेट को मिल रहा है यहाँ पे 0। उसके बाद बी की वैल्यू भी इस एक्स आर गेट को क्या मिल रही है 0। अब ये बेसिकली एक्स आर नहीं एक्स नॉर गेट लगा हुआ है। और दोस्तों आपको पता है एक्स नॉर गेट कैसे वर्क करता है। एक्स नॉर गेट के अंदर अगर दोनों इनपुट सेम हो, अगर दोनों इनपुट क्या हो सेम हो, तो आपके पास आउटपुट 1 आती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हो, मान लो 0 1 या 1 0, तो आउटपुट 0 आती है। ये एक्स ऑर गेट करता है, सॉरी एक्स नॉट गेट। ये एक्स नॉट गेट है जिसके आगे नॉट गेट, ये एक्स पहले एक्स आर गेट आगे नॉट की वजह से ये एक्स नॉट गेट बन गया। अब देखो इसकी दोनों इनपुट क्या सेम है, तो आउटपुट क्या 1, तो मतलब यहाँ पे आउटपुट 1 आएगी इसकी। उसके बाद ये जो 1 है इस वायर के थ्रू यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। उसके बाद ये देखें ये जो एंड गेट है अपनी दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके, तो 1 × 1 जो आया 1। ये जो 1 है इस वायर के थ्रू होता हुआ किसको मिलेगा, ये देखें ये वायर होती हुई यहाँ से नीचे होती हुई यहाँ पे, मतलब इस एंड गेट को मिलेगा 1 यहाँ से। तो मतलब इस प्रीवियस सर्किट की जो आउटपुट है वो बेसिकली आपके नेक्स्ट सर्किट के गेट को मिल रही है, ठीक है। अब इस तरह आप इसको भी सॉल्व करो। ये भी एक्स नॉट गेट लगा हुआ है, तो दोनों इनपुट क्या 0 है, तो मतलब सेम इनपुट है दोनों, तो आउटपुट क्या की एक्स नॉट गेट की 1, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देखो 1 × 1 इस एंड गेट की आउटपुट क्या 1। तो ये देखो दोनों इनपुट क्या थी, दोनों इनपुट सेम थी, तो यहाँ पे देखो आउटपुट भी क्या है 1 आई, और देखो A = B।
तो ये देखो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। बाकी भी नेक्स्ट दो सर्किट जो है ये ए ग्रेटर देन बी के लिए, ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। और इसको भी आइटरेटिव सर्किट कहेंगे, क्योंकि देखो सेम पहले वाला जो सर्किट है उसको आप दोबारा से रिपीट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट MSI 4 बिट कंपेरेटर, ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको छोड़ दो आप। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट अभी क्या है दोस्तों, वो है जी डिकोडर्स। अब दोस्तों ये डिकोडर क्या होते हैं, कहता है अ डिकोडर हैज़ मल्टीपल इनपुट्स, कहता है हमारे पास जो डिकोडर होता है उसके पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं एंड मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। द डिकोडर डिवाइस एक्सेप्ट्स एज एन इनपुट अ मल्टी बिट्स, कहता है हमारे पास जो डिकोडर होता है, जो डिकोडर डिवाइस होती है वो एक्सेप्ट करती है, मतलब हासिल करती है मल्टी बिट इनपुट्स, मतलब उसके पास मल्टीपल जो इनपुट की जो बिट्स है ना वो मल्टीपल होती हैं कोड के अंदर। एंड एक्टिवेट वन और मोर ऑफ इट्स आउटपुट, कहता है और वो क्या करता है, वो हमारे पास एक एंड एक्टिविटीज़, सॉरी ये एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है, मल्टी बिट कोड एंड एक्टिविटीज़, कहता है हमारे पास जो हमारे डिकोडर डिवाइसेस होती है ना, इनके अंदर जो इनपुट हमें मिलती है ना वो मल्टी बिट की हो सकती है, लेकिन लेकिन जो आउटपुट वो जनरेट करता है ना वो यहाँ तो एक होती है, यहाँ मोर ये ज़्यादा होती हैं आउटपुट। आगे टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द मल्टी बिट कोड, जो कि कहता है हमारी मल्टी बिट कोड को जो है रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। देर आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ डिकोडर डिवाइस, कहता है हमारे पास यहाँ पे डिकोडर की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो टाइप है वो है जी बेसिक डिकोडर। उम्मीद है ये जो मैंने थ्योरी बताई आपको डिकोडर के बारे में उसकी समझ आ गई है। अगर इन शॉर्ट अदर वर्ड बताऊँ तो जल्दी से अगर बताऊँ अगेन से, तो इन अदर वर्ड ये है कि जो डिकोडर डिवाइसेस है ना ये मल्टीपल इनके अंदर इनपुट्स होती हैं और मल्टीपल ही आउटपुट्स होती हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात ये है कि जो डिकोडर होता है ना इसके अंदर इनपुट की जो बिट्स होती हैं वो तो हमें मल्टीपल मिलती हैं, लेकिन इसके अंदर जो मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं ना वो एक टाइम में सिर्फ एक ही आउटपुट चलती है, मल्टीपल आउटपुट एक टाइम में इसके अंदर एक्टिवेट नहीं होती। जितने भी आउटपुट होंगे ना डिकोडर के अंदर उन सब के अंदर कोई एक आउटपुट जो है वो एक्टिवेट होगी, बाकी जो होंगी वो डीएक्टिवेट होंगी। उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स यानी वेरिएशंस होती हैं। पहली जो है वो है जी बेसिक डिकोडर। अब ये जो बेसिक डिकोडर है ये कैसे काम करेगा, सेम वैसे ही बेसिक डिकोडर जैसे कि नाम से आ रहा है बेसिक डिकोडर, जो कि डिकोडर की तरह काम करेगा। अब डिकोडर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो मल्टीपल इनपुट्स मिल रही है ना, मल्टीपल इनपुट बिट्स मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे कितने आउटपुट है, दो, ये एक ये आउटपुट गेट है, एक ये आउटपुट गेट है, लेकिन इन दोनों में से ना कोई एक जो है वो एक्टिवेट होगा, कोई एक आउटपुट ही एक्टिवेट होगी, तमाम आउटपुट या मल्टीपल आउटपुट जो है डिकोडर के अंदर एक्टिवेट नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखो सर ने एक एग्जांपल दे सकते हैं, अगर मान लो आप ये जो 4 बिट्स हैं 1011 अगर ये अप्लाई करोगे तो आपके पास जो डोर है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अगर सर कह रहे हैं आप ये वाली इनपुट अप्लाई करोगे 1001 तो आपके पास जो डोर है वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये देखो आप जब पहली 4 बिट मतलब मल्टी बिट जो है वो अप्लाई कर रही हो तो आपके पास सिर्फ एक इनपुट एक्टिवेट हुई है लॉक वाली, जो दूसरी आउटपुट थी वो क्या हो गई है, डीएक्टिवेट हो गई है। और जब आपने दूसरी इनपुट अप्लाई की तो मतलब डिफरेंट इनपुट अप्लाई की तो क्या हुआ, दूसरी जो इनपुट थी वो सॉरी आउटपुट जो था वो एक्टिवेट हो जाएगी और फर्स्ट इनपुट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो बेसिक डिटेक्टर है ये डिकोडर सॉरी ये वर्क करता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में देख दिखाता हूँ आपको। जैसे ये दो एग्जांपल में से कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल 1011, अब 1011 का मतलब क्या, 1011 ए की वैल्यू 1 है तो ये ए की वैल्यू यहाँ से होते हुए यहाँ मिलेगी इस गेट के ऊपर 1। उसके बाद ये जो बी की वैल्यू है यहाँ से 0, ये जो 0 है ये यहाँ से होता हुआ पहले इस नॉट गेट के थ्रू 1 में कन्वर्ट होगा, वो 1 यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जनाब इस सी की जो वैल्यू है ये सी की वैल्यू 1 यहाँ से डायरेक्ट इस यहाँ पे मिलेगी 1। उसके बाद ये डी की वैल्यू भी यहाँ पे 1 डायरेक्ट मिलेगी। उसके बाद अगर दोस्तों हम यहाँ पे इस एंड गेट की बात करें उसकी पहली जो इनपुट हमें मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है डी से, तो ये डी की इनपुट जो है 1 है ये यहाँ से होते हुए 1 यहाँ से मिलेगा हमें 1। उसके बाद जो दूसरी इनपुट है वो यहाँ से सी से मिल रही है तो सी की इनपुट है 1, ये 1 यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा और इस नॉट गेट के थ्रू 0 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद थर्ड इनपुट जो यहाँ से मिल रही है बी की वैल्यू है 0, ये 0 यहाँ से होते हुए जब जाएगा तो इस नॉट गेट के थ्रू 1 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ बिट इनपुट है वो हमें यहाँ से मिल रही है ए के थ्रू, ए की वैल्यू है 1, वो 1 यहाँ से होते हुए जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 1। अब इनको आपस में एंड गेट के थ्रू मल्टीप्लाई करो तो इसकी सारी इनपुट 1 है तो आउटपुट आएगी 1, इसकी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट आ जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में तमाम इनपुट्स को। अब देखो जैसे सर ने कहा था, देखो लॉक क्या हो गया है, डोर जो है वो लॉक हो गया और ये आउटपुट यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये जो आउटपुट है ये एक्टिवेट हो गई है, ये आउटपुट डीएक्टिवेट हो गई है। ठीक है,
जब हमने ये वाली इनपुट अप्लाई की। और जब आप ये वाली इनपुट अप्लाई करोगे तो फिर ये ऊपर वाली जो आउटपुट है ये डीएक्टिवेट हो जाएगी, नीचे वाली आउटपुट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह डिकोडर काम करता है कि इसमें देखें इनपुट्स की बिट जो है वो मल्टीपल है, लेकिन जो मल्टीपल आउटपुट्स हैं वो एक टाइम में सिर्फ एक ही एक्टिवेट होगी। ये बेसिक डिकोडर मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर। कहता है हमारे पास डिकोडर की क्या क्या इस्तेमाल आता है, मतलब दुनिया के अंदर हम कहाँ कहाँ डिकोडर को यूज़ करते हैं। तो कहता है इसकी हमारे पास टू मेजर यूज़ हैं कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। पहला है सिलेक्शन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। दोस्तों अब ये पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, आप कंप्यूटर के साथ जो आप एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच करते हो उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपकी यूएसबी हो गई, ठीक है, आपका हेडफोन हो गया, आपका माइक्रोफोन हो गया, ये सारी सारी क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। अब इन तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस को जब आप अपने लैपटॉप या अपने पीसी के साथ कनेक्ट करते हो तो मुझे बताओ क्या वो सारी की सारी सेम टाइम के अंदर इकट्ठे काम कर रही होती हैं? नहीं। देखो, अगर आप कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करोगे तो उस टाइम सिर्फ ओनली कीबोर्ड ही वर्क करेगा, मतलब वो एक्टिवेट होगा। बाकी जो डिवाइसेस साथ अटैच हैं वो फिलहाल के लिए उस टाइम जब कीबोर्ड एक्टिवेट होगा तब बाकी सारी डिवाइसेस जो है वो क्या हो जाएंगी, डीएक्टिवेट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब आप मल्टीपल एक्सटर्नल डिवाइसेस मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच करते हो अपने लैपटॉप के साथ, तो उन तमाम में से जिसको आप एक्टिवेट करते हो सिर्फ वही एक एक पेरिफेरल डिवाइस मतलब उसकी जो आउटपुट है वो एक्टिवेट होती है। बाकी तमाम की तमाम जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उस सेम टाइम के अंदर डीएक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये डिकोडर का पहला यूज़ है। दूसरा जो डिकोडर का यूज़ है वो है जी इंस्ट्रक्शन डिकोडर। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या, मान लो आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, तीसरी, ये चौथी। अब इन तमाम इंस्ट्रक्शन का एक स्पेसिफिक मतलब है। जैसे मान लो आप, ये पहली इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपने दो नंबर को सम करना है, दूसरी इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तीसरी का मतलब है आपने क्लियर करना है रिजल्ट को, और चौथी का मतलब है आपने स्टोर करना है अपने रिजल्ट को। अब देखो, जब आप फर्स्ट अपनी ये इनपुट अप्लाई करोगे तो क्या आपकी ये चारों आउटपुट एक्टिवेट हो जाएंगी? नहीं। जब आप अपनी इस फर्स्ट इनपुट को अप्लाई करोगे जिसके अंदर मल्टीपल बिट्स हैं, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही जो आउटपुट है ऐड टू नंबर्स वाली एक्टिवेट होगी। बाकी जो थ्री आउटपुट है वो क्या हो जाएंगी, उस वक्त फिलहाल के लिए डीएक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये भी जो है सेकंड यूज़ है किसका, डिकोडर्स का, जो कि जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर। तो ये दो एप्लीकेशन है जो कि आपको पेपर में सर पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट दोस्तों, अगली जो टाइप आती है या वेरिएशन आती है डिकोडर की, वो है जी, उसे हम कहते हैं बाइनरी डिकोडर। तो कहते हैं द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज डिकोडर आर द एन टू की पावर एन डिकोडर। अब सबसे पहले बाइनरी डिकोडर जो है ये एक वेरिएशन है डिकोडर की, एक टाइप है। इसको सारा एमसीक्यूज में सारा आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ डिकोडर की वो कौन सी टाइप है जो बहुत ही सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। तो आपने कहना उसका नाम है बाइनरी डिकोडर। तो ये देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों अगली अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है बाइनरी डिकोडर के अंदर, वो ये वाला है, ये फार्मूला क्या बता रहा है आपको पता है? ये जो n है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इनपुट्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इनपुट्स को, और ये जो 2 की पावर n है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आउटपुट को। यानी वो कह रहा है कि आपके बाइनरी डिकोडर के अंदर जो इनपुट होती है ना वो n होती हैं, और जो आपके पास आउटपुट होती हैं वो नंबर ऑफ 2 की पावर n होती हैं। तो यहाँ पे फर्ज करें आपके पास जो इनपुट है वो 2 है, तो मतलब n इक्वल टू 2, इनपुट क्या आपके पास 2 है। तो ये आपका फार्मूला है। अगर आपने इनपुट निकालनी तो आप सिंपली कह सकते हो कि वो क्या है, n है। तो n यहाँ पे अगर 2 हो तो मुझे बताऊँ आउटपुट कैसे आएगी भला? तो 2 की पावर n, तो n की जगह n की वैल्यू क्या, 2, मतलब 2 की पावर 2 जो आपका 4। तो यहाँ पे देखो जरा 2 इनपुट्स हैं और देखो 1 2 3 4 4 जो है वो आउटपुट्स हैं। तो इस तरह आपकी इस फार्मूला के थ्रू 2 की पावर n के थ्रू जो है अपनी बाइनरी डिकोडर जो है, इसके अंदर अगर आपको इनपुट दी जाए मान लो 3, तो आप उसकी जो आउटपुट है, नंबर ऑफ आउटपुट है, वो निकाल सकते हो इस फार्मूला के थ्रू, ठीक है। समझ लगी बात की? तो n आपकी नंबर ऑफ इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 की पावर n आपके नंबर ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको एमसीक्यू में सारे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जरा, सर कह रहे हैं आपके पास दो इनपुट है, एक I1 है और एक I0 है, और ये आपकी पता कम्बिनेशन लिखे हुए हैं 0 0 0 1 और 1 0 एंड 1 1। ये कम्बिनेशन 4 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो इनपुट है, 2 की पावर 2 जो आप आता है 4, इसलिए यहाँ पे 4 कम्बिनेशन सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद ये 4 आउटपुट है, जब इनपुट 0 0 होगी तब आपकी आउटपुट 1 और जो 0 है वो 1 होगी, बाकी जो तीनों आउटपुट हैं वो 0 0 हो जाएंगी। तो देखो, एक टाइम में सिर्फ एक ही आउटपुट जो है वो 1 है, बाकी सारी 0 0 है। ऐसे ही आप सेकंड टाइम में देखो तो यहाँ हम देखो जब आपकी इनपुट 0 1 होगी तो फिर आपकी आउटपुट नंबर जो 1 है वो एक्टिवेट हो जाएगी, बाकी जो तीनों इनपुट है वो डिसेबल्ड हो जाएंगी, मतलब डीएक्टिवेट हो जाएंगी। तो अब ये सारी जो आउटपुट निकाली हैं कि जब ये दो इनपुट हो तब ये वाली सर को कैसे पता चला कि मतलब 0 0 इनपुट हो तो आपके पास आउटपुट जो 0 है वो एक्टिवेट होगी। तो उसके लिए दोस्तों ये सर्किट है, ये बेसिकली आपको प्रूफ करेगा कि यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट है अगर आप दो
तो कौन सी आउटपुट जो है वो एक्टिवेट होगी। तो बड़ा आसान है, कोई एक मैं करता हूँ, बाकी बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान लो मैं कोई सी एक करता हूँ, जैसे फर्स्ट करो मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाली रो को, थर्ड रो को, जिसमें इनपुट क्या है 1 और 0, यानी I1 की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे इनपुट मिलेगी हमें 1, यहाँ पे इनपुट क्या 1 और यहाँ पे दूसरी इनपुट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखो ये जो इनपुट 1 है, ये 1 इस नॉट गेट के थ्रू, इस वायर के थ्रू, नॉट गेट के थ्रू ये 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब ये 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 1 इस वायर के थ्रू होता हुआ यहाँ पे इस पूरी वायर के ऊपर 1 1 मिलेगा हमें। तो मतलब ये जो वायर है ये जहाँ जहाँ कनेक्ट हो रही है वहाँ वहाँ आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ भी यानी यहाँ भी 1 मिलेगा। उसके बाद ये वायर यहाँ कनेक्ट हो रही है यानी यहाँ भी 1 मिलेगा। उसके बाद ये वायर आपकी और कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रही, बस ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो ये जो 0 ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये 0 सबसे पहले आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे मिलेगा 0। उसके बाद ये नीचे यहाँ पे भी मिल रहा है 0। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम इस 0 की बात करें और I0 की, तो ये आपकी यहाँ पे नॉट गेट के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगी 1 के अंदर। और ये 0 सबसे पहले ये जो 1 है ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये 1 मिलेगा। उसके बाद ये 1 मिलेगा जनाब आपको यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी इनपुट की बात करें, वो यहाँ पे मिल रही है जो कि 0 है, तो यहाँ से 0 होता हुआ कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ भी 0 मिलेगा। अब देखो पहला जो एंड गेट है उसकी दोनों इनपुट, एक इनपुट 0 एक 1, तो जवाब आएगा 0। यहाँ पे भी जवाब आएगा 0, यहाँ पे जवाब आएगा 1 और यहाँ पे जवाब आएगा 0। अब यहाँ पे देखो इस इनपुट के अकॉर्डिंग कौन सी आउटपुट एक्टिवेट हुई है, O2 वाली। तो देखते हैं क्या ऐसे हुआ है। ये देखो इस रो के अंदर देखो O2 की जो आउटपुट थी वो एक्टिवेट हुई, एक्टिवेट है, बाकी सारी की सारी क्या है डीएक्टिवेट। इस तरह इस सर्किट के थ्रू सर ने जो है इसको प्रूफ किया। तो यही सर्किट आपको पेपर में दिया जा सकता है और आप इसको प्रूव करोगे। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आता है जी MSI डिकोडर। ये भी डिकोडर की क्या है एक टाइप है, यानी उसकी वेरिएशन है। MSI स्टैंड फॉर, MSI का स्टैंड फॉर आपसे सर पूछ सकते हैं पेपर के अंदर MCQs के अंदर। MSI स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। ये बेसिकली एक चिप होती है और इसकी भी सेम आउटपुट ऊपर बाइनरी डिकोडर की तरह ही होती है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये कि ऊपर जो बाइनरी डिकोडर था उसमें 2 इनपुट थी, 4 आउटपुट थी। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे 3 इनपुट है और 4 आउटपुट है। ये जो तीसरी एक्स्ट्रा आउटपुट है ये क्या है, ये बेसिकली गेट इसको कहते हैं गेट इनपुट। ये क्या है, गेट इनपुट। अब ये जो गेट इनपुट है ये करती क्या है, अगर दोस्तों आपकी जो गेट इनपुट है अगर वो 1 हो तो आपकी सारी की सारी जो आउटपुट होती है डिकोडर की वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं। और अगर आपकी जो गेट इनपुट है वो अगर वो 0 हो तो इनपुट 0 हो, आपकी गेट इनपुट जो है 0 हो, तो आपकी सारी की सारी जो आउटपुट है वो फिर डिपेंड करती हैं आपकी इनपुट के ऊपर, मतलब A और B की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो डिफरेंस है वो बाइनरी डिकोडर और इसके अंदर MSI डिकोडर के अंदर वो ये है कि पहला डिफरेंस तो आपको समझ आ गया कि इसमें 3 इनपुट है, उसमें 2 इनपुट। दूसरी इसमें उसमें जो इनपुट यूज हो रही थी उसमें नॉट गेट था लगा हुआ डायरेक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग के ऊपर और आउटपुट के एंड के ऊपर। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो गेट जो इनपुट है उसके स्टार्ट पे भी नॉट गेट लगा हुआ है और जो तमाम की तमाम आउटपुट है उनके एंड पे भी नॉट गेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये ऑपोजिट काम करेगा। अगर अगर हमारी वैल्यू होगी 1 तो इसका मतलब वो डीएक्टिवेट है, मतलब उल्ट काम करेगा ना। आपको पता है वैल्यू अगर 1 ऊपर क्या थी, वैल्यू 1 थी तो एक्टिवेट था सिस्टम। यहाँ पे उल्ट काम करेगा क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट की वजह से ये उल्ट काम करेगा। मतलब अगर वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब ये डीएक्टिवेट है। और अगर इनपुट जो है 1 होगी, यहाँ आउटपुट 1 होगी, तो सॉरी इनपुट 0 होगी, यहाँ आउटपुट 0 होगी, तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट है। मतलब MSI डिकोडर के अंदर ये उल्ट काम करता है। वैल्यू 1 तो चीज़ डीएक्टिवेट, वैल्यू 0 मतलब एक्टिवेट। ठीक है, अब इसका एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। आपको पता ना अगर किसी भी इनपुट के स्टार्ट में नॉट गेट लगा तो उसको हम कहते हैं एक्टिव लो इनपुट, एक्टिव लो इनपुट। और अगर किसी आउटपुट के लास्ट पे नॉट गेट लगा हो तो उसको हम कहते हैं एक्टिव लो हाँ एक्टिव लो इनपुट और ये एक्टिव लो आउटपुट। ठीक है, अगर इनपुट के शुरू पे क्या लगा हो, नॉट गेट लगा हो, तो उसको हम एक्टिव लो इनपुट कहते हैं। और अगर आउटपुट के लास्ट पे नॉट गेट लगा हो तो उसको हम कहते हैं एक्टिव लो आउटपुट। ठीक है, तो बाकी इस सेम एट सारा कुछ वैसे ही है। ये इसका सर्किट है। इस सर्किट के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे गेट की जो भी, अगर गेट के अंदर आप वैल्यू 1 दोगे तो ये बेसिकली पूरे का पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। और अगर आप गेट के अंदर वैल्यू 0 दोगे तो फिर ये सर्किट जो है वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारा उम्मीद है ये, बाकी आप खुद इसमें वैल्यूज पुट करके इस सर्किट के अंदर इसको ट्राई कर सकते हो खुद भी, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।